हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज किशोर। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां पर भारतीय नौसेना की दुनिया में जय जयकार। जी हां, मार्कोस का शौर्य देख टेंशन में आ गया है चाइना। ये कोई प्रोपेगेंडा वीडियो नहीं दोस्तों, आपको दिखाएंगे भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो को गहरे समुद्र में पैरा ड्रॉप कराते हुए बनाया गया है वीडियो, जिसके बाद चीन आ गया टेंशन में। साथ ही साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान में भगत सिंह की 93वीं पुण्यतिथि पर बड़े कार्यक्रम की तैयारी, अदालत ने लाहौर पुलिस को दिया है यह निर्देश। साथ ही अचानक भारतवंशी प्रधानमंत्री सुनक से मिलने पहुंचे बराक ओबामा, आखिर क्यों मिलने पहुंचे हैं। साथ ही साथ रायबरेली से नुपुर शर्मा, मेरठ से कुमार विश्वास को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी चौंकाने में लगी है विपक्ष को। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का और भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारतीय नौसेना की दुनिया में जय जयकार, मार्कोस का शौर्य देख टेंशन में आ गया चाइना। बता दे समुद्री डाकुओं के खिलाफ भारतीय नौसेना के शौर्य की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। भारतीय नौसेना ने पिछले 3 महीनों में दर्जनों विदेशी जहाजों की मदद की है। हाल में ही भारतीय नौसेना ने अरब सागर में सोमालियाई डाकुओं के कब्जे से MV रुएन नाम के एक मालवाहक जहाज को बचाया था। यह जहाज पिछले 3 महीनों से समुद्री डाकुओं के कब्जे में था। भारतीय नौसेना ने इस जहाज को छुड़ाने के लिए C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए मार्कोस कमांडो के एक दल को एयर ड्रॉप किया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आज भी छाया हुआ है। दुनिया भर के एक्सपर्ट भारतीय नौसेना की ताकत का लोहा मान रहे हैं। उनका कहना है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक जिम्मेदार महाशक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है। भारतीय नौसेना संख्या के मामले में चीन से काफी छोटा है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। अब वो तेजी से नए नए युद्ध पोतों और पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। चीन के चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर का भी काम शुरू हो चुका है, तो वहीं उसका तीसरा सुपर कैरियर फुजियान समुद्री परीक्षण से गुजर रहा है। इसके बावजूद चीनी नौसेना लाल सागर में जारी हलचल और वैश्विक समुद्री परिवहन पर पैदा हुए संकट को लेकर शांत बैठा हुआ है। तो वहीं भारतीय नौसेना ने संकट के शुरुआत से ही 10 से ज्यादा फ्रंटलाइन युद्ध पोतों को तैनात किया हुआ है। इसके अलावा भारतीय नौसेना का गश्ती विमान P-8I और डोनियर लगातार उड़ान भर रहे हैं, यानी कि वास्तव में भारतीय नौसेना ने प्रैक्टिकल कर दिखाया है दोस्तों। रियलिटी में जंग जीत कर दिखाया है समुद्र में, जबकि चाइना सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना करके दुनिया को डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसने आज तक समुद्र में किसी भी प्रकार से पायरेटों से मुकाबला नहीं किया है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, कान लगाए रह जाएगा चाइना पाकिस्तान, ना सुन ना भेद पाएगा भारतीय सैनिकों की बात सेना ने बनाई है स्टीएग। जी हाँ, क्या है ये स्टीएग आपको बता दें। भारतीय सेना ने युद्ध के मैदान में सैनिक संचार से लेकर आए दिन होने वाले अहम सामरिक और रणनीतिक संचारों को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करने और उसे फुल प्रूफ सेफ्टी कवच देने के मकसद से एक नई विशिष्ट इकाई का गठन किया है। इसे स्टीएग कहा गया है, जो संचार के क्षेत्र में बदलती तकनीक और संसाधनों का उपयोग कर भविष्य में सेना के लिए 6G नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी भविष्य की संचार प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और मूल्यांकन करेगी। अधिकारियों ने कहा कि सिग्नल टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड एडाप्टेशन ग्रुप यानी स्टीएग को तार और बेतार प्रणाली के संपूर्ण विस्तार में तकनीक को एडॉप्ट करने का काम सौंपा गया है। जी हाँ, ऐसे में अपने भारत का डिफेंस सिस्टम वाकई में लगातार एडवांस्ड और मजबूत होता जा रहा है। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में भगत सिंह की 93वीं पुण्यतिथि पर बड़े कार्यक्रम की तैयारी, अदालत ने लाहौर पुलिस को दिया ये निर्देश। बता दें, पाकिस्तान की एक अदालत ने लाहौर पुलिस के प्रमुख को भगत सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम के लिए सुरक्षा की मांग करने वाली एक याचिका पर फैसला लेने का आदेश दिया है। पाकिस्तानी अदालत ने मंगलवार को लाहौर पुलिस प्रमुख को स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की 93वीं बरसी मनाने के लिए अगले सप्ताह आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए फुल प्रूफ सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर फैसला लेने का निर्देश दिया है। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान के अध्यक्ष वकील इम्तियाज रशीद कुरैशी की ओर से पिछले हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी। नेक्स्ट खबर बता दें, अचानक भारतवंशी PM सुनक से मिलने पहुंचे बराक ओबामा। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा अत्याधुनिक विषय लगभग पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और पहले भारतवंशी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अनौपचारिक बातचीत के बारे में सुनक के कार्यालय 10 डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ से बयान जारी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सुनक और ओबामा की बातचीत के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसा मुद्दा भी चर्चा का विषय बना। दोनों के बीच AI के अलावा कई और मुद्दों पर भी बातचीत हुई। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों कद्दावर नेताओं की संभवतः पहली बार मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं ने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए भीतर चले गए। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, आर्मेनिया की अजरबैजान को खुली चेतावनी, कहा जमीन वापस करो या जंग के लिए तैयार रहो। जी हाँ, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशीनियन ने अपने कट्टर दुश्मन अजरबैजान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अजरबैजान को कुछ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों को वापस करने के लिए राजी नहीं किया गया तो आर्मेनिया युद्ध की ओर बढ़ सकता
सकता है। उन्होंने कहा कि आर्मेनिया उन जगहों की मांग कर रहा है जिस पर उसने 1990 के दशक की शुरुआत से शासन किया है। पशीनियन ने यह बात अजरबैजान के कब्जे वाले क्षेत्र से भागकर आए आर्मेनियाई मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा। यह सभा उत्तरी आर्मेनिया के ताबूस क्षेत्र में आयोजित की गई थी। रूसी समाचार एजेंसी तास ने आर्मेनियाई सरकार के बैठक के वीडियो को जारी करके कहा है कि अब हम यहाँ से जा सकते हैं, आइए जाएं और अजरबैजान को बताएं कि नहीं, हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सप्ताह के अंत में युद्ध शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको यह भी बड़ी खबर बता दें, आर्मेनिया ने भारत से की है पिनाका रॉकेट के लिए बहुत बड़ी डील। पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान की मुश्किल बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ, मुस्लिम देश और पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान और भारत के दोस्त आर्मेनिया के बीच तनातनी बढ़ गई है। अजरबैजान से बड़े युद्ध के खतरे से जूझ रहे आर्मेनिया ने अपने दोस्त भारत से खतरनाक पिनाका रॉकेट के लिए बड़ी डील की है। इस डील से अजरबैजान की घबराहट बढ़ जाएगी। आर्मेनिया की मीडिया के अनुसार आर्मेनिया की आर्मी भारत से पिनाका का अपडेटेड संस्करण खरीद रही है। इससे आर्मेनिया की आर्मी को 40 से 70 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह करने की ताकत मिल जाएगी। जी हाँ, भारत का ये पिनाका रॉकेट सिस्टम रूसी सिस्टम से बहुत आगे है और नवीनतम तकनीक से लैस है। अगली खबर बता दें, जयशंकर ने मुझे धमकी दी है बुरा अंजाम होने की। पूर्व नेपाली पीएम के इस आरोप पर अब विदेश मंत्री ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बता दें, 19 सितंबर 2021 को उस वक्त भारत नेपाल के रिश्तों में बड़ा तनाव आ गया था जब पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष दूत रहे जयशंकर यानी विदेश मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने नेपाल के 7वें संविधान दिवस पर अपनी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष कुछ राजनीतिक डॉक्यूमेंट्स पेश किए। डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि जयशंकर ने संविधान में बिना बदलाव उसे लागू करने पर धमकी दी थी। अब जयशंकर जी ने इस आरोप पर खुलकर बात की है। जयशंकर जी ने कहा कि देखिए, राजनीति में लोग बहुत सी चीजें कहते हैं जब उससे उनका कुछ राजनीतिक फायदा होता है। हमारी नीति शुरू से ही ऐसी रही है कि आप लोग साथ में बैठकर सहमति बनाएं, हिंसा को बंद करें। राजनीति में लोग अपने फायदे के लिए चीजों को मिर्च मसाले के साथ कह देते हैं, हो जाता है ऐसा, ठीक है। हालांकि जयशंकर जी ने इस बात को खारिज कर दिया कि भारत की तरफ से बढ़ते दबाव के कारण नेपाल ने अपने संविधान में बदलाव किया। जयशंकर जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी अखबारों की आदत होती है, वो कहते हैं कि वो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। ऐसी बातें उन कहना उन अखबारों का अधिकार है, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने पड़ोसियों को बस यही सलाह देते हैं कि हम आपके यहाँ स्थिरता और प्रगति चाहते हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, 1 महीने बाद नेतन्याहू और बाइडेन ने की बातचीत। गाजा पर अमेरिका इजराइल में बढ़ा है तनाव। दरअसल गाजा में खाद्य संकट और क्षेत्र में इजराइल के सैन्य अभियान जारी रखने को लेकर अमेरिका के साथ बढ़े तनाव के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करीब 1 महीने बाद सोमवार को फोन पर बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली प्रधानमंत्री के बीच ये वार्ता तब हुई है जब हाल ही में सीनेट सदस्य चक शूमर ने गाजा में युद्ध से निपटने के लिए नेतन्याहू की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने इजरायली नागरिकों से नए चुनाव कराने का आह्वान किया था। चक शूमर की इस टिप्पणी पर वॉशिंगटन में रिपब्लिकन नेताओं और इजरायली अधिकारियों ने तुरंत नाराजगी जाहिर की थी। इजरायली अधिकारियों ने जो बाइडेन के सहयोगी चक शूमर पर उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था। नेतन्याहू और बाइडेन के बीच फोन कॉल पर हुई बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा है कि गाजा के राफा में इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन एक बहुत बड़ी गलती होगी। नेतन्याहू ने राफा को लेकर इजरायल की योजनाओं और संभावित विकल्पों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल को वॉशिंगटन भेजने के बाइडेन के अनुरोध पर भी सहमति व्यक्त की। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पाकिस्तानी भी हुए पीएम मोदी के कायल, इन कामों की कर रहे हैं तारीफ। दरअसल भारत इस समय लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया कहा जाता है। भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की गद्दी बरकरार रखने के लिए पसंदीदा माना जा रहा है, जिस पर पाकिस्तानियों की ओर से मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। भारत में चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में होंगे, जिसमें लगभग 1 अरब पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे, आप सभी जानते ही हैं। इस बीच पाकिस्तान के कुछ निवासियों ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में कुछ क्षेत्रों, खासकर सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी के क्षेत्र में वास्तव में अच्छा काम किया है, जबकि कई पाकिस्तानी भारत में चल रही एनडीए सरकार के आलोचक हैं। कुछ नरेंद्र मोदी सरकार के प्रदर्शन की सराहना करने के अलावा पड़ोसी देश द्वारा चुनाव जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुचारू संचालन की भी सराहना करते दिखाई दिए हैं। जी हाँ, अगली खबर बता दें, सेना के मेजर ने बनाया ऐसा डिवाइस जिससे कई टारगेट एक साथ किए जा सकते हैं, तबाह पेटेंट भी मिला। दरअसल भारतीय सेना को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल सेना के ही एक मेजर ने ऐसी डिवाइस का निर्माण कर दिया है जिसकी मदद से एक ही समय पर कई ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। साथ ही इसकी मदद से सेना के जवानों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। इस आविष्कार को पेटेंट भी मिल चुका है। भारतीय सेना ने बयान जारी कर इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। भारतीय सेना ने बयान जारी कर बताया कि सेना की कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के मेजर राज प्रसाद आरएस ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसकी मदद से एक साथ कई लक्ष्यों को तबाह किया जा सकता है। खास बात यह है कि सेना के जवान इस वायरलेस डिवाइस की मदद से दूर से ही लक्ष्यों को तबाह कर सकते हैं। इससे उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इस डिवाइस को पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस नाम दिया गया है। सेना ने बताया कि इस डिवाइस को पेटेंट मिलने के बाद सेना
सेना में शामिल भी कर लिया गया है। ऐसे में मेजर राज प्रसाद RS को आप लोग कांग्रेचुलेशन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर आपको बता दें, तालिबान ने पाकिस्तान को दिया जैसा का तैसा जवाब। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक का यूं लिया बदला। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करने पर पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया। तालिबान ने डुरंड रेखा के पास पाकिस्तान की सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया है। ये जानकारी अफगानिस्तान स्थित खामा प्रेस ने रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए दिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान की रक्षा और सुरक्षा बल किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। हम सभी परिस्थितियों में अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। वहीं खामा प्रेस के मुताबिक डुरंड रेखा पर तालिबानी बलों और पाकिस्तानी सीमा रक्षकों के बीच सोमवार की सुबह 7 बजे झड़पें हुई थी। तो वहीं एक समय था जब पाकिस्तान तालिबान की सरकार चाहता था अफगानिस्तान में, इसीलिए उसने अशरफ गनी सरकार को हटवाने में भी तालिबानियों की खूब मदद की थी। पाकिस्तान सोच रहा था कि तालिबान राज आते ही वो भारत में आतंकवादियों को बढ़ावा देगा, तालिबान उसकी पूरी मदद करेगा। लेकिन आज वो समय है कि कुल्हाड़ी उल्टी पाकिस्तान पर ही पड़ गई। अब पाकिस्तान को वाकई में लग रहा होगा कि अशरफ गनी की ही सरकार बेहतरीन थी अफगानिस्तान में। वाकई में पाकिस्तान अपने किए पर रो रहा होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, भारतीय उपमहाद्वीप में चल रहा चुनावी मौसम। अब श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव की शुरू हुई तैयारी। जी हां, भारत में चुनाव आ गए हैं। बड़े स्तर पर चुनावी तैयारियां चल रही हैं। विभिन्न पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए कमर कस चुकी हैं। प्रचार शुरू हो गया है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए। शहबाज सरकार ने शपथ ली तो वहीं आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बन गए। अब श्रीलंका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे ने अपने मंत्रिमंडल को इस साल के अंत में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी करने का निर्देश दिया है। और ये निर्देश ऐसे समय दिया गया है जब नकदी संकट से जूझ रहा देश अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, अगले राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग को सितंबर तक करनी है और नवंबर के मध्य तक मतदान संपन्न कराना है। संसद का कार्यकाल अगस्त 2025 में पूरा होगा, लेकिन राष्ट्रपति विक्रम सिंघे के पास अगस्त 2020 में निर्वाचित 225 सदस्यीय असेंबली को भंग करके चुनाव किसी भी समय आयोजित करने की शक्ति है। नेक्स्ट खबर बता दें, जापान ने चीन से निपटने के लिए टाइप 12 एंटीशिप मिसाइल लॉन्चर किए तैनात। जी हां, अमेरिका के सहयोगी जापान ने पहली द्वीप श्रृंखला पर चीन के आक्रामक कदमों का मुकाबला करने के लिए ओकिनावा द्वीप पर सतह से जहाज तक मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर तैनात किए हैं। जापानी अखबार रयुक्यू शिंपो ने बताया है कि रक्षा मंत्रालय और आत्मरक्षा बलों ने घोषणा की है कि टाइप 12 सतह से जहाज तक मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर, जिसे इस नई इकाई का हिस्सा माना जाता है, उसको गुरुवार को शुरुआती घंटों में क्षेत्र में पहुंचाया गया था। जापान के इस रणनीतिक कदम में चीन के खिलाफ उत्तर दक्षिण नाकाबंदी बनाने के लिए पहली द्वीप श्रृंखला के प्रमुख स्थानों पर मिसाइल सिस्टम तैनात करना शामिल है। अगली खबर बता दें, तुर्की के खलीफा एर्दोगन ने भारत के दोस्त देश पर ठोका अपना दावा, कहा साइप्रस हमारा होता। जी हां, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने सोमवार को कहा कि अगर 1974 में तुर्की की सेनाएं दक्षिण की ओर बढ़ी होती तो आज साइप्रस पूरी तरह से हमारा होता, यानी तुर्की का होगा। तुर्की के सैन्य कर्मियों के सम्मान में दिए गए डिनर में एर्दोगन ने साइप्रस पर तुर्की के आक्रमण का बचाव किया। उन्होंने साइप्रस पर तुर्की के इस बर्बर हमले को शांति अभियान बताया और कहा कि उस वक्त साइप्रस में रहने वाले टर्किश लोग नरसंहार के खतरे का सामना कर रहे थे। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार तुर्की ने साइप्रस पर गलत आरोप लगाकर आक्रमण किया था। इसका असली मकसद साइप्रस के उत्तरी इलाके पर कब्जा करना था। तुर्की के हमले के कारण साइप्रस के 1,60,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर शरण लेने के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ गया। नेक्स्ट खबर बता दें, तानाशाह किम जोंग उनके निशाने पर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल रॉकेट से भीषण परमाणु हमले का किया अभ्यास। दरअसल उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम उन रॉकेट को दागे जाने के अभ्यास का निरीक्षण किया, जिन्हें कथित तौर पर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सरकारी मीडिया की खबर के मुताबिक किम जोंग उन ने प्रतिद्वंदियों के साथ बढ़ते टकराव के मद्देनजर अपने बचाव उपायों को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया है। इससे एक दिन पहले दक्षिण कोरिया और जापान की सेनाओं ने कहा था कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तटीय क्षेत्र की ओर कम दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। उत्तर कोरिया ने सोमवार को जिन 3 प्रणालियों का परीक्षण किया है उनमें 600 मिलीमीटर बहु रॉकेट प्रक्षेपक भी शामिल है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, चीन को छोड़ भारत की ओर बढ़ा हांगकांग निवेशकों का रुझान। जी हां, जैसे जैसे चीन आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, निवेशकों का ध्यान भारत की ओर बढ़ रहा है। चीन की आर्थिक जोखिमों को देखते हुए हांगकांग के पारिवारिक कार्यालयों की बढ़ती संख्या भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने निवेश में विविधता लाने की वैश्विक प्रवृत्ति का अनुसरण कर रही है। उनका यह निर्णय विश्लेषकों और वैश्विक निवेशक भारत को एशिया में एक आशाजनक विकास की कहानी बताने के बाद लिया जा रहा है, जिसमें आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण आर्थिक विस्तार और इक्विटी और निश्चित आय में पूंजी का प्रवाह होने की उम्मीद है। जी हाँ,
भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण 23 जनवरी को पहली बार हांगकांग से आगे निकल गया और हांगकांग के 4.29 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 4.33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिससे यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान की राजनीति में आसिफा भुट्टो जरदारी की हुई एंट्री, पिता की छोड़ी सीट से भरा नामांकन। जी हाँ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की छोटी बेटी आसिफा अली जरदारी ने पाकिस्तान की राजनीति में कदम रखा है। उन्होंने सिंध प्रांत की नेशनल असेंबली सीट पर उपचुनाव लड़ने के लिए अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। उन्होंने अपनी पिता की छोड़ी सीट से नामांकन दाखिल किया है। 31 वर्षीय आसिफा पिछले कुछ समय से राजनीति में काफी सक्रिय है, लेकिन उनके पिता और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने उन्हें अब तक संसदीय राजनीति से दूर रखा था। आसिफा ने रविवार को सिंध प्रांत के शहीद बेनजीराबाद जिले के NA 207 निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव के लिए अपना नामांकन भरा। बता दें कि आसिफ अली जरदारी ने यहां से चुनाव जीता था, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने ये सीट खाली कर दी। आसिफा अली जरदारी की शक्ल उनकी मां बेनजीर भुट्टो से काफी मिलती जुलती है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुठभेड़, पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। AK-47 और दूसरे हथियार भी हुए बरामद। जी हां, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस एनकाउंटर में 4 नक्सली मारे गए हैं। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि नक्सलियों पर 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक नीलो पत्तल ने इस घटना के बारे में अधिक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस को सोमवार दोपहर को सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली प्राणहिता नदी पार कर पड़ोसी तेलंगाना से गढ़चिरौली में आए हैं। ये लोग लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बीच विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के मकसद से आए थे। साथ ही साथ बता दें, रमजान में बार बार उम्रा नहीं कर सकेंगे मुस्लिम श्रद्धालु। सऊदी अरबिया सरकार ने लागू किया नया नियम। जी हाँ, रमजान का महीना जारी है, इसी बीच सऊदी अरबिया की सरकार ने उम्रा करने को लेकर नया नियम जारी कर दिया है। इसके तहत भारतीय श्रद्धालु भी रमजान के महीने में बार बार उम्रा नहीं कर सकेंगे। दरअसल रमजान में दुनिया भर से मुसलमान उम्रा के लिए सऊदी अरबिया जाते हैं। रमजान की इस्लाम में महत्ता के चलते इस महीने में उम्रा करने वालों की संख्या काफी बढ़ जाती है। हज के उलट तीर्थ यात्री अपने सऊदी प्रवास में जितनी बार चाहे उम्रा कर सकते हैं। ऐसे में लोग बार बार काबा पहुंचते हैं, इससे भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ती भीड़ के बीच सऊदी अरबिया सरकार ने नया नियम लागू करते हुए कहा है कि अब एक इंसान रमजान के महीने में एक बार ही उम्रा कर सकता है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, वायुसेना को पहला LCA Mark 1A फाइटर जेट मार्च के अंत तक मिल सकता है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना को पहला LCA Mark 1A फाइटर जेट मार्च 2024 के अंत तक मिल सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस महीने के अंत तक स्वदेशी लड़ाकू विमानों को वायुसेना को सौंपने की दिशा में काम कर रही है। समाचार एजेंसी ANI ने रक्षा सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि सरकारी स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना को पहले ट्विन सीटर ट्रेनर संस्करण विमान की डिलीवरी की दिशा में भी काम कर रही है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका, हेमंत सोरेन की भाभी सीता हुई बीजेपी में शामिल। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की साली और झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूर्व विधायक सीती सोरेन ने JMM को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कल यानी मंगलवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी की JMM में बड़ी सेंधमारी है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन के परिवार में घुसकर अपना परचम लहराया है। हेमंत सोरेन की भाभी को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। जी हाँ, बता दें कि हेमंत सोरेन अभी भी ED के रडार पर है। उसके खिलाफ ED की जांच चल रही है। ED की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा था। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, राज ठाकरे अकाली दल से बातचीत तो तमिलनाडु में मिला नया साथी, NDA का कुनबा ऐसे बढ़ा रही है बीजेपी। जी हाँ, ये प्यास है बड़ी एक टीवी एड की ये पंचलाइन शायद आपने भी जरूर सुनी होगी। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी मानो इस पंचलाइन को सच साबित करती नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी नेतृत्व ने 2024 के रण में NDA गठबंधन के लिए 400 पार का टारगेट सेट किया है। पार्टी नेतृत्व ने केवल ये लक्ष्य रखा ही नहीं है कि बल्कि इसको हासिल करने को लेकर पूरी मेहनत में जुटी हुई है। बीजेपी नेतृत्व को पता है कि इस टारगेट के लिए उसे हिंदी भाषी प्रांतों के साथ साथ दक्षिण में भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ऐसे में पार्टी लगातार अपने गठबंधन में नए दलों को लाने और अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है। इसी कड़ी पार्टी ने तमिलनाडु में PMK से गठबंधन का ऐलान किया, तो उधर महाराष्ट्र में राज ठाकरे की MNS और पंजाब में अकाली दल के साथ मीटिंग और बातचीत का दौर जारी है। जी हाँ, पंजाब की बात करें तो वहां अपने पुराने सहयोगी अकाली दल को NDA में लाने का प्लान बीजेपी बना रही है। अगर ऐसा होता है तो यह बीजेपी के लिए बड़ी कामयाबी से कम नहीं होगा। बीजेपी की ओर से अकाली दल के साथ बातचीत चल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 22 मार्च को अकाली दल की अहम बैठक है। इसी के बाद बीजेपी और अकाली दल के बीच मीटिंग की चर्चा है, जिसमें गठबंधन पर फाइनल मुहर लग सकती है। जी हाँ, तमिलनाडु में गठबंधन के बीच बीजेपी की नजर महाराष्ट्र में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर भी है। 2024 चुनावों से पहले महायुति का विस्तार हो सकता है। बीजेपी की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी शामिल होगी। महायुति में MNS चौथी सहयोगी होगी। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक राज ठाकरे गठबंधन के फार्मूले को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मिलने भी पहुंचे हैं। इस मीटिंग के बाद MNS से गठबंधन का ऐलान हो सकता है। जी हाँ, अब आपको बताते हैं दोस्तों
दोस्तों इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने क्या बयान दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा बीजेपी जानती है कि महाराष्ट्र में मोदी के नाम पर नहीं ठाकरे के नाम पर वोट लेना है, इसलिए एक ठाकरे को चुराने में लगी हुई है बीजेपी। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को एहसास है कि महाराष्ट्र में मोदी के नाम पर एक भी वोट नहीं मिलने वाला, इसीलिए वो एक ठाकरे को अपने पाले में करने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी ने उनके पिता बाला साहेब ठाकरे की फोटो चुराई, अब एक ठाकरे को चुराने में लगे हुए हैं, ऐसा कहना है उद्धव ठाकरे का। इस पर आप क्या जवाब देंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, रायबरेली से नुपुर शर्मा, मेरठ से कुमार विश्वास, ब्रजभूषण की जगह आखिर कौन? चौंकाने की तैयारी में है बीजेपी। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश से 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अब बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स को लेकर पार्टी चौंका सकती है। सूत्रों के अनुसार रायबरेली से मेरठ तक पार्टी कई नई चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी में है। गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली से बीजेपी नुपुर शर्मा को टिकट दे सकती है, तो वहीं मेरठ से प्रख्यात कवि कुमार विश्वास को टिकट देने की अटकलें लग रही है। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह का भी टिकट कट सकता है। जी हाँ, अब रायबरेली की अहम सीट पर बीजेपी चौंकाने वाला नाम देने जा रही है। यहाँ पार्टी नुपुर शर्मा को टिकट दे सकती है। नुपुर को बीजेपी ने पैगंबर विवाद के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया था, उनको जान से मारने तक की धमकियां भी मिली थी। लंबे समय तक वो ज्यादातर सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं दिखाई देती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से वो कार्यक्रमों में दिखने लगी है। इसको लेकर अटकलें भी लगाई जा रही है। क्या नुपुर शर्मा को रायबरेली से बीजेपी को उतारना चाहिए? दोस्तों हरियाणा में जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। साथ ही मैनपुरी में जेठानी डिम्पल को चुनौती देंगी मुलायम की छोटी बहू अपर्णा, क्या वाकई में ऐसा होगा? टिकट मिली तो बेहद दिलचस्प होगा ये मुकाबला। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां जीत निश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखाई दे रही है। इस लोकसभा चुनाव में यूपी के जिस सीट पर लोगों की अभी से ही सबसे ज्यादा नजर है, उनमें मैनपुरी सबसे अहम सीट है। दोस्तों समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी से खुद डिम्पल यादव चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी इस सीट पर डिम्पल यादव की जेठानी एवं बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव को मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना सकती है। इस बारे में जब डिम्पल यादव से पूछा गया कि बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी सीट से टिकट दे सकती है, तो सपा सांसद ने कहा मुझे लगता है कि सपा बहुत मजबूती के साथ मैनपुरी में चुनाव लड़ रही है और हमें लोगों को प्यार और साथ मिल रहा है। इसी दौरान जब पत्रकारों ने उनसे बीजेपी नेता अपर्णा यादव की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात को लेकर सवाल किया, तो डिम्पल यादव ने कहा मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं अभी क्षेत्र में हूँ और वो पहले भी मिली है कई बार, अब भी मिल रही है, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी किसी को मिल सकता है। जी हाँ, बहरहाल वाकई में मैनपुरी में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर अपर्णा यादव यानी मुलायम की छोटी बहू को मैनपुरी से बीजेपी लड़वाती है। तो साथ ही साथ दोस्तों अंतिम खबर आपको बता दें, जहां 17 अप्रैल को रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। बीजेपी कर रही भव्य आयोजन की तैयारी। जी हाँ, लोकसभा के चुनाव हो और राम मंदिर का जिक्र ना हो, ऐसा सियासत में शायद नामुमकिन है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू होगी। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अप्रैल को राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। जानकारी के मुताबिक 17 अप्रैल को राम नवमी पर बीजेपी बड़ा आयोजन करेगी। बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। देश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धार्मिक आयोजन किए गए थे। जी हाँ, इसमें आप लोग भी कमेंट में जय श्री राम कहना मत भूलिएगा। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।